Hello everyone, welcome to our YouTube channel Gyan Mimamsa. This is our second video in the video series of international relation. आज हम यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे. So let's start with the background. ठीक है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि what happened just at the beginning of 19th century, sorry 1900 के आसपास, that is the beginning of 20th century, there were a lot of individual wars. रीजंस देखिए, एक इंपॉर्टेंट रीजन ये था कि टिल द मिड ऑफ 19th सेंचुरी, ठीक है, क्या था, बहुत सारी कॉलोनीज वर देयर जिनके मतलब कि रिसोर्सफुल कॉलोनीज थी और कॉलोनियल पावर्स वर वेरी लेस कॉलोनियल पावर्स थी. तो ये क्या करती थी, इनके पास एम्पल ऑफ स्पेस था. तो जो फाइट, अगर वॉर इंडिविजुअल होते भी थे तो जैसे कि ब्रिटिश और फ्रेंच लड़ते थे विद इन इंडिया ओनली, ठीक है. तो इंडिया पे सोवरेनिटी के लिए, इंडिया पे अपने हक के लिए लड़ते थे इसके. लेकिन फिर भी क्या था, फ्रेंच चले गए क्योंकि उनके पास कॉलोनीज की कमी नहीं थी. अफ्रीका में बहुत सारी कॉलोनीज थी उनके पास. बट जैसे जैसे 19th सेंचुरी एंड पे आई, हुआ क्या कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज वर अंडर सम कॉलोनियल पावर. कॉलोनियल पावर्स भी बढ़ गई थी. जापान आ गया था, यूएसए आ गया था, ठीक है. दो बड़ी नई कॉलोनियल पावर्स आ गई थी, इनकी अपनी एस्पिरेशंस थी. तो इसकी वजह से क्या हुआ, इंटरेस्ट टकराने लगे. अब कॉलोनी को जीतने का एक ही तरीका था, किसी दूसरे को भगा के कॉलोनी ली जाए. तो इसलिए क्या हुआ, बहुत सारे इंडिविजुअल वॉर्स हुए. लॉट ऑफ इवेंट्स जो कि आए 1914 तक. वर्ल्ड वार वन, ठीक है. वर्ल्ड वार वन जब 1918 में खत्म हुआ तो उस टाइम यूएस प्रेसिडेंट थे वुडरो विल्सन. ही गेव द 14 पॉइंट्स प्रोग्राम जिसका की बेसिस था फॉर द एंड ऑफ वर्ल्ड वार वन. कुछ ट्रीटीज साइन हुई, उनसे हमें अलग से मतलब है, जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तब उसमें आएगा. लेकिन यहां जो हमें मतलब है, विद इन दीज 14 पॉइंट्स ही वांटेड एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि टेक केयर कर सके डिस्प्यूट्स का. अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी जो डिस्प्यूट्स को टेक केयर करेगी, जो फर्दर कॉलोनाइजेशन को रोकेगी और फर्दर वॉर्स में इंटरफेयर करेगी, तो इट वाज अ वेल नोन थॉट दैट टाइम कि हाँ, इसकी वजह से हो सकता है कि कुछ ऐसा हो कि फर्दर वॉर्स कम हो जाए. तो लीग ऑफ नेशंस बना, ठीक है. लेकिन लीग ऑफ नेशंस अपना काम पूरा नहीं कर पाया. बहुत सारे वॉर्स हुए. जापान ने कोरियन पेनिनसुला पे हमला किया, इटली ने इथियोपिया पे किया, एंड अगेन जर्मनी ने पोलैंड पे किया. दैट वाज द स्टार्टिंग ऑफ वर्ल्ड वार टू. तो फिर वर्ल्ड वार टू इसको इन जनरल कहा जा सकता है द वॉर टू एंड ऑल द वॉर्स. बट क्यों? क्योंकि उसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि यूनाइटेड नेशन थी वो सामने आई. सो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कैसे सामने आई? 1905 में, 1945 में वॉर एंडेड इन अगस्त, ठीक है, हिरोशिमा एंड नागासाकी. बट उससे पहले ही, ठीक है, जो यूएस, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया जो विनिंग पावर्स थी, दे हैड स्टार्टेड कि जो लीग ऑफ नेशन है वो तो नाकामयाब रहा, लेकिन उससे कुछ बेटर हम बनाएंगे. सो देयर वाज वन यूएन चार्टर इन अप्रैल 1945. इस टाइम तक जर्मनी एंड इटली वो सरेंडर कर चुके थे, सिर्फ जापान बचता था. तो अप टू दिस टाइम क्या था कि जो विनिंग कंट्रीज थी उन्होंने एक यूएन चार्टर स्टार्ट कर दिया था और जून में उन्होंने उस अडॉप्ट कर लिया था, जिसको कि 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन का एस्टैब्लिशमेंट हुआ. जिस टाइम एस्टैब्लिश हुआ उस टाइम 51 मेंबर्स थे. अभी 193 कंट्रीज हैं. एस्टैब्लिश हुआ, इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स, ठीक है. प्रिंसिपल ऑर्गन्स है, देखिए इसके 6 ऑर्गन्स थे. ट्रस्टीशिप काउंसिल वाज वन ऑफ द ऑर्गन्स, ठीक है. बट इसका मेन क्या था कि जो यूएन की ट्रस्टीशिप के अंदर जो कंट्रीज थी, जो कॉलोनीज थी फॉर्मर, उनको उनका ध्यान रखना. 1993 में जो लास्ट कॉलोनी थी दैट गॉट इंडिपेंडेंट, और उसके बाद इसका काम नहीं रहा, तो दिस गॉट अबॉलिश्ड. उसके अलावा देखिए 5 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं: जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इकोसॉक इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, फिर होता है सेक्रेटेरिएट. इन 5 प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन के अलावा 15 इसके एसोसिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं,
ठीक है, उनके बारे में भी हम बात करेंगे, उनको हम बोलते हैं स्पेशल ऑर्गेनाइजेशंस या स्पेशल बॉडीज अंडर यूएन। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल असेंबली, जिसको कि हिंदी में महासभा बोलते हैं। मेन डेलिबरेटिव बॉडी है, सारी डिस्कशंस जो है यूएन की मेनली यहाँ पे होती हैं। जितने भी यूनाइटेड नेशन के मेंबर स्टेट्स है सब इसके मेंबर होते हैं। करंटली 193 रेगुलर ईयरली सेशंस तो होते ही होते हैं, लेकिन अगर कुछ इश्यूज हो तो इमरजेंसी सेशंस भी, जैसे सीरिया क्राइसिस था या वॉर सिचुएशंस अगर आती हैं तो ये दे कैन कन्वीन। एंड मेन काम इनका पीस एंड सिक्योरिटी, एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर्स एंड बजटरी मैटर। ठीक है, वोटिंग होती है, जो स्पेशल प्रोविजंस होते हैं उसके लिए 2/3 मेंबर्स का वोट चाहिए, और जनरल अगर कोई है तो मैटर है उसको 50% वोटिंग से भी आप पास कराया जा सकता है। इसके जो भी डिसीजंस होते हैं वो जो कंट्रीज है उनके ऊपर बाइंडिंग नहीं होती। तो यूएन जनरल असेंबली महासभा 193 मेंबर्स, सभी के सभी मेंबर्स आर द मेंबर्स ऑफ द जनरल असेंबली, और साल में एक बार मिनिमम मीटिंग होती है, इमरजेंसी मीटिंग्स हो सकती हैं, डिस्कशन एंड डेलिब्रेशन होते हैं इसकी मीटिंग्स में, और 2/3 वोटिंग अगर कोई स्पेसिफिक केस हो, जैसे बजटरी मैटर है, एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर्स है और पीस एंड सिक्योरिटी है। बजटरी मैटर को छोड़ के जो भी इनके डिसीजन होते हैं वो बाइंडिंग नहीं होते, तो ये इंडिपेंडेंट है, मतलब जो भी कंट्रीज है, जो नेशंस है, दे आर इंडिपेंडेंट टू अडॉप्ट व्हाटएवर इज सेड इन द जनरल असेंबली और नॉट। सेकंड ऑर्गन, इंपॉर्टेंट ऑर्गन, सिक्योरिटी काउंसिल, सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। इसका मेन काम है पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करना। राइट टू प्रोटेक्ट, R2P, ठीक है, ये इस बेसिस पे काम करती है, और इसमें क्या है कि किसी भी कंट्री को प्रोटेक्शन देने के नाम पे वहां पे यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस भेज सकती है। तो ठीक है, इसके जो डिसीजंस होते हैं दैट इज बाइंडिंग मेंबर स्टेट, और उनको वो मानना पड़ता है। ठीक है, 15 मेंबर्स होते हैं, सबको पता है P5 है, उनके पास वीटो है, यूएस, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस एंड चाइना। These are 5 कंट्रीज जिसको हम P5 बोलते हैं, इनके पास वीटो पावर्स है। इसके अलावा 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। ये जो नॉन परमानेंट मेंबर्स है जनरल असेंबली इलेक्ट करती है फॉर अ 2 इयर्स टर्म। एवरी ईयर 5 मेंबर्स चेंज होते हैं, तो टोटल 10 मेंबर्स हैं जो नॉन परमानेंट है, इलेक्टेड मेंबर्स है, तो टोटल 15 मेंबर्स हैं। जो डिसीजन है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ वोटिंग। ठीक है, लेकिन क्योंकि P5 के पास वीटो है, तो P5 को तो सबको एक साइड वोट करना पड़ेगा, तभी कोई रेजोल्यूशन है जो पास हो सकता है। ठीक है, और अभी यूएनएससी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स की बात चल रही है टू इंक्रीज द नंबर ऑफ परमानेंट मेंबर्स, या फिर वीटो और देने की। इंडिया, जापान, जर्मनी कुछ कंट्रीज हैं जो इसके लिए कंटेंड कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट ऑर्गन, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये बेस्ड है हेग, नीदरलैंड में। दिस इज ओनली यूनाइटेड नेशन मेन बॉडी जो कि दैट इज बेस्ड आउटसाइड न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में नहीं है, बाकी जो चारों हैं वो सबका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क में। तो ऐसे याद रखना आपने, आईसीजे हेग, नीदरलैंड्स, बाकी सब न्यूयॉर्क में। ठीक है, ये जुडिशियल ऑर्गन है, डिस्प्यूट्स अमंग द स्टेट्स है उनको ये वो करते हैं, सॉल्व करते हैं, रिजॉल्व करते हैं। ठीक है, और अभी 15 जजेस हैं इसमें, 9 इयर्स के लिए एक जज जो है वो होते हैं, और इंडियन जज भी अभी हैं इसमें मेंबर। एक कंट्री से 2 जजेस नहीं हो सकते, किसी भी एक कंट्री से सिर्फ एक जज हो सकता है। Next is Economic and Social Council. This is one of the most important functioning body of United States. इकोसॉक बोलते हैं, इसके ऊपर 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था जीएस पेपर 2 में। इकोसॉक और इंटरनेशनल रिलेशन जीएस पेपर 2 का ही पार्ट है। ठीक है, इसमें 54 मेंबर्स होते हैं, सारे मेंबर्स जो है जनरल असेंबली से ही इलेक्ट होते हैं। ठीक है, 3 ईयर टर्म्स होती है एक मेंबर की, और हर साल 18 नए मेंबर्स इलेक्ट होते हैं, 18 मेंबर्स छोड़ के जाते हैं, जैसे कि इंडिया में राज्यसभा में होता है। ठीक है, तो 1/3 ऑफ द मेंबर्स आर रिप्लेस्ड एवरी ईयर। इसका मेन काम है इकोनॉमिक एंड सोशल कोऑपरेशन और डेवलपमेंट में जनरल असेंबली को असिस्ट करना। ये इंपॉर्टेंट है, एसडीजी को मॉनिटर यही करती है। क्वेश्चन प्रीलिम से पूछा जा सकता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज इज रिस्पांसिबल फॉर मॉनिटरिंग द एसडीजी, तो यूएनडीपी नहीं करती है, याद रखना। इकोसॉक इज द एजेंसी दैट इज रिस्पांसिबल फॉर मॉनिटरिंग द एसडीजीज। इसके 5 रीजनल कमीशंस हैं, मतलब 5 रीजन में बांटा गया पूरे वर्ल्ड को। इकोसॉक फॉर एशिया पैसिफिक, इकोसॉक फॉर अफ्रीका, इकोसॉक फॉर यूरोप, इकोसॉक फॉर अमेरिका एंड कैरेबियन, एंड इकोसॉक फॉर एशिया पैसिफिक, इकोसॉक फॉर अफ्रीका,
यूरोप, एशिया पैसिफिक एंड इकोसॉक फॉर वेस्ट एशिया। ठीक है, ये 5 इसके रीजनल कमीशन है, 5 रीजन्स में इसको डिवाइड किया गया। लास्ट इज सेक्रेटेरिएट। ठीक है, एडेड बाय जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गटर्स हैं अभी, जो जनरल सेक्रेटरी हैं। ये इसका मेन काम होता है यूएन बॉडीज की जो मीटिंग्स है उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन देना और फैसिलिटेट करना। देखिए सेक्रेटेरिएट कहीं भी होता है तो उसका मेन काम यही होता है कि जो भी उनका काम है उस बॉडी का उसको फैसिलिटेट करना, उसको एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप प्रोवाइड करना। यूएन की बॉडीज जो भी काम देती है वो काम ये सारा कंप्लीट करते हैं सेक्रेटेरिएट के थ्रू। सेक्रेटरी जनरल जो होता है वो यूएन का डी फैक्टो लीडर होता है और स्पोक्स पर्सन भी होता है। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन का जो भी काम होता है जैसे कि, तो वो सारा सेक्रेटरी जनरल के नाम में होता है। एक्ट एज अ डिप्लोमेट मीडिएटर एड्रेसिंग डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट मेंबर स्टेट्स। अगर कुछ भी दो स्टेट के बीच में इश्यूज आते हैं तो उनको ये रिजॉल्व करने की कोशिश करता है बिफोर दे गो टू द आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट द यूएन मेन बॉडीज। ठीक है, इसके अलावा देखिए मैंने जैसे बताया था 15 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं, इनके आप नाम और हेडक्वार्टर्स याद कर सकते हैं। फर्स्ट इज फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एफएओ, जो कि रोम इटली में बेस्ड है। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन आईसीएओ, मॉन्ट्रियल कनाडा में बेस्ड है। ठीक है, नेक्स्ट इज आईएफएडी, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, रोम इटली में बेस्ड है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आईएलओ, जेनेवा स्विट्जरलैंड में बेस्ड है। आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वाशिंगटन डीसी में बेस्ड है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन आईएमओ, यूएनसीएलओएस, जिसके बारे में अगर सुना होगा, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सी, ये इसके अंडर आती है, ये लंदन में बेस्ड है। यूएन यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये पेरिस में बेस्ड है। यूएनआईडीओ, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वियना ऑस्ट्रिया में बेस्ड है। आईटीओ, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, जेनेवा स्विट्जरलैंड में बेस्ड है। यूएन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, मैड्रिड स्पेन में बेस्ड है। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, बर्न जर्मनी में बेस्ड है। विपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये जेनेवा में बेस्ड है, इंपॉर्टेंट है बहुत। वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये फिर जेनेवा में बेस्ड है। डब्ल्यूएमओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूएचओ, फिर से बहुत इंपॉर्टेंट है, जेनेवा में बेस्ड है। ठीक है, ऑब्वियसली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर वर्ल्ड बैंक है, वाशिंगटन डीसी में बेस्ड है। तो देखिए वैसे तो टोटल हो गई हमारी 15 ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन वर्ल्ड बैंक जो है अपने आप में मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन है। टोटल वर्ल्ड बैंक की 5 ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें से जो 3 है दे आर स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ऑफ यूएन। ठीक है, आईबीआरडी, आईएफएडी एंड आईएफसी, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रूरल डेवलपमेंट, सॉरी रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये तीनों जो है दीज आर द स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ऑफ यूएन। तो हम ये कह सकते हैं 14 प्लस 3 टोटल 17 एजेंसीज भी कही जा सकती है या 15 एजेंसीज को भी कहा जा सकता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, आगे जैसे जैसे हम इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ेंगे, बाकी के ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ेंगे और जहां जहां इसकी इंपॉर्टेंस आती रहेगी उसको हम पढ़ेंगे। I'll be also coming with one video जहां पे हम यूएन का करंट स्टेटस देखेंगे कि हाउ इट इज वर्किंग, क्योंकि ये क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है कि यूनाइटेड नेशन की रेलेवेंस, is it still relevant or not. ठीक है, so you can email me at info@gyanmimamsa.com। इसके अलावा जो भी मेरे कॉन्टैक्ट लिंक्स है that will be shared in the description box. Your comments are welcome. ठीक है, टेक केयर, थैंक यू।